बनारस की तंग गलियों के बीच एक गली सफेद रोशनी से नहाई हुई थी। एक पुराना कोठीनुमा मकान दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर कोई अपने में मस्त था। पंडित जी पूजा की तैयारी में मग्न थे, बच्चे खेल रहे थे, सजी धजी महिलाएं आपस में एक दूसरे को अपने गहने और साड़ी दिखाने में मशगूल थीं। तभी एक सुंदर सी रौबदार महिला वहां पहुंची और चिंता जताते हुए बच्चों से बोली, अरे, तुम लोगों ने शेखर को बुलाया कि नहीं? भागकर जाओ और जल्दी से शेखर को बुलाकर लाओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। तभी एक सुंदर युवक पीला कुर्ता सफेद पायजामा पहने हुए आंगन में पहुंचा। माँ, आपका शेखर हाजिर है, कहते हुए उसने माँ के गले में बाहें डाल दी। माँ ने बड़े प्यार से शेखर को देखा और बोली, कितना सुंदर लग रहा है मेरा बेटा, इसे काला टीका लगा दो, नहीं तो किसी की बुरी नजर लग जाएगी। आज शेखर की शिखा के साथ शादी है। बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। शिखा की सास तो शिखा जैसी सुंदर और सुशील बहू पाकर धन्य हो गई और शेखर का हाल तो ऐसा था कि उसे शिखा को प्यार करने के लिए 24 घंटे कम पड़ रहे थे। उसे लगता कि शिखा बस सारा टाइम उसके पास ही बैठी रहे। शिखा को ये सब देखकर लगता जैसे सारा जहां उसके आंचल में सिमट आया है। शिखा और शेखर के दिन रात प्यार की सरगोशियों में गुजरने लगे। एक हफ्ता कैसे बीता पता ही नहीं चला। कुछ ही दिन बाद शिखा के भाई और पिताजी शिखा को लेने आए तो शेखर का मन शिखा को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। शेखर बेचैन होकर शिखा से बोला, यार, मैं तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुम कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि हम एक साथ तुम्हारे मायके जाएं और तुम मेरे साथ ही लौट आओ। शिखा का हाल भी शेखर जैसा ही था, वो भी शेखर से दूर नहीं रहना चाहती थी। अगले दिन शिखा ने हिचकिचाते हुए माँ से कहा, माँ, वो दरअसल मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं शेखर के साथ मायके जाऊं और 2-3 दिन वहां रहकर उनके साथ ही वापस आ जाऊं। माँ बहू के मन की बात समझ रही थी, इसलिए मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से बात कर लेती हूँ। फिर माँ ने शिखा के पिताजी से कहा, दरअसल कल हमारे यहाँ पूजा है, इसलिए पूजा के बाद शिखा को लेकर शेखर इलाहाबाद पहुँच जाएगा। उधर 2-3 दिन रहकर संगम स्नान भी कर लेंगे और वहाँ से साथ वापस भी आ जाएंगे। शिखा के पिताजी ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, शेखर भी आएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। शिखा के पिताजी उसी दिन शाम की गाड़ी से वापस चले गए। दूसरे दिन शिखा और शेखर को निकलना था। शेखर अपनी नई कार से ससुराल जाना चाहता था, पर माँ का मन नहीं था, फिर भी बेटे की खुशी के लिए उन्होंने हाँ कर दी। शादी के बाद दोनों पहली बार इस तरह जा रहे थे। लाल रंग की साड़ी और ढेर सारे गहनों से सजी शिखा बहुत प्यारी लग रही थी। रास्ते में शेखर उसे बार बार देख रहा था। दोनों अपनी मस्ती में दुनिया से बेखबर चले जा रहे थे। तभी सामने से एक अनियंत्रित ट्रक तेजी से आया। जब तक वो दोनों कुछ समझ पाते, एक तेज आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। आंख खुली तो दोनों ने खुद को हॉस्पिटल में पाया। शिखा पट्टियों से बंधी लेटी हुई थी। पास में परिवार के सभी लोग थे। माँ बोली, ईश्वर की कृपा है कि इतने भयानक हादसे के बाद भी तुम दोनों बच गए। शिखा के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए 3 महीने वो बिस्तर पर रही। इस दौरान शेखर और माँ ने उसकी बहुत सेवा की। उसके बाद सब सामान्य हो गया। शादी के 3 साल बाद भी जब शिखा की तरफ से कोई खुशखबरी नहीं मिली तो माँ कुछ अधीर सी होने लगी। माँ के कहने पर दोनों डॉक्टर से मिले और उन्हें बहुत सारे मेडिकल टेस्ट कराने पड़े। सारी रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, लगता है शिखा को कभी गहरी चोट लगी थी जिसकी वजह से वो अब माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर की बात सुनते ही दोनों जैसे जड़ हो गए। डॉक्टर ने दोनों की मनस्थिति को समझते हुए कहा, परेशान क्यों होते हो? आज मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि कोई भी स्त्री माँ बनने का सुख ले सकती है। आपको ऐसी कई सरोगेट मदर मिल जाएगी जो आपके बच्चे के लिए अपनी कोख किराए पर दे देगी। डॉक्टर की बात सुन एक उम्मीद लिए शेखर घर वापस आया और सबसे इस बारे में बात की। बाकी लोग तो राजी थे, लेकिन माँ को इस बात से सख्त ऐतराज था। माँ ने गुस्से में कहा, साइंस ने तो आज माँ और ममता दोनों को बेच दिया है। अरे, वह हमारे वंश का थोड़े ही कहलाएगा। उसमें किसका खून होगा, किसके संस्कार आएंगे? माँ ने एक सांस में कई प्रश्न पूछ डाले। साथ ही ये ऐलान कर दिया कि हमारे घर में ये सब गलत काम नहीं होगा। माँ के फैसले ने उन दोनों की उम्मीद पर पानी फेर दिया। दोनों अब बहुत उदास रहने लगे थे। शेखर अब शराब पीने लगा था, ऑफिस से घर देर से आने लगा था। शिखा से शेखर की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन डॉक्टर का फोन आया। उन्होंने बताया कि वो एक ज़रूरतमंद औरत को जानते हैं जो उन्हें अपनी कोख किराए पर दे सकती है। डॉक्टर के फोन से मानो दोनों को नई जिंदगी मिल गई। शेखर थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन शिखा ने फैसला कर लिया था कि वो मातृत्व के इस सुख को हासिल करके रहेगी। काफी विचार विमर्श के बाद दोनों ने ये तय कर लिया कि वे अगले दिन सुबह डॉक्टर के क्लिनिक जाएंगे और उस औरत से मिलेंगे। दूसरे दिन जब दोनों क्लिनिक पहुंचे तो डॉक्टर ने उनका परिचय सीमा से कराया।
29 to 30 साल की वह युवती भले घर की लग रही थी। शिखा, ये है सीमा, जो आपके बच्चे के लिए सरोगेट मदर बनने को तैयार है। और डॉक्टर की बात बीच में ही काटते हुए शिखा बोली, डॉक्टर, मैं इनसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। जरूर जरूर, आप दोनों बातें कीजिए, तब तक मैं शेखर से भी बात कर लेता हूँ। सीमा के पास बैठते ही शिखा ने उससे एक साथ कई सवाल पूछ डाले। सीमा, आपके घर में कौन कौन लोग हैं, आपके बच्चे कितने हैं, आपको क्या आवश्यकता पड़ी जो आपने यह फैसला किया? ? सिर झुकाए बैठी सीमा ने बुदबुदाते हुए कहा, मेरे घर में पति और एक 10 वर्ष का प्यारा सा बेटा है। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, मगर कंपनी घाटे में जाने के कारण कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई, जिसमें हमारे उनका भी नाम आ गया। छोटी नौकरी और जिम्मेवारी ज्यादा होने के कारण हमारे पास कुछ भी जमा पूंजी नहीं है। नया कारोबार तथा नया जीवन चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही। बेटे की पढ़ाई भी मुश्किल में आ गई है। मैं डॉक्टर साहब के घर के पास ही रहती हूँ। इनसे हमारे दुख छिपे नहीं हैं। इन्होंने ही आपके बारे में बताया और मुझे व मेरे पति को बहुत समझाया। शुरू में तो वो इसके खिलाफ थे, पर डॉक्टर साहब ने बताया कि अपना बच्चा पैदा करना और सरोगेसी से पैदा करने में बहुत फर्क है। मुझे लैब में तैयार भ्रूण को अपने गर्भ में डालना होगा और उसे पालना होगा। इस दौरान कोई गैर मर्द मुझे छुएगा भी नहीं। इसमें केवल मुझे शारीरिक तकलीफ होगी और बदले में 2 लाख रुपये मिलेंगे, जिससे हम नया काम शुरू कर सकेंगे। सिर्फ 9 to 10 महीनों में हमारा जीवन दोबारा पटरी पर आ जाएगा। शिखा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। लाचार दोनों ही थे, एक गरीबी के कारण और दूसरी मां न बन पाने के कारण। वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा बन सकती थी। शिखा को सीमा पसंद आ गई। उसके बाद पेपर वर्क की सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। शिखा बहुत खुश थी। रात में काफी देर तक शिखा और शेखर बातें करते रहे, लेकिन माँ बहुत नाराज थी। आज तो उन्होंने खाना तक नहीं खाया था। उधर सीमा भी अपने बेटे को नाना नानी के पास छोड़कर आई। साथ ही उसने बेटे को कई हिदायतें भी दे डाली कि यहाँ रहकर किसी को परेशान मत करना, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। बेटे को तो समझा दिया, मगर खुद पनीली आंखें लेकर बाहर आ गई। तय समय पर सब हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पर सीमा की पूरी जांच हुई। उसके बाद शिखा शेखर के भ्रूण को सीमा के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया गया। इसके बाद सब शहर छोड़कर हिल स्टेशन चले गए। इस दौरान शिखा इसी कोशिश में रहती कि सीमा खुश और उनके परिवेश में रहे। शिखा ने उसके कमरे में शेखर के बचपन की खूब सारी फोटो टांग दी, लेकिन जब भी सीमा के पास उसके बेटे और पति का फोन आता तो वो उदास हो जाती। उसे ये 9 महीने काटना बहुत मुश्किल लग रहा था। शुरू में उसके पति मिलने आते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी आना कम कर दिया। सीमा वर्तमान से ज्यादा भविष्य के रिश्तों पर चिंतित रहने लगी थी। इसी चिंता में उसने पति को फोन लगाया तो जवाब मिला, अब मैं मिलने नहीं आऊंगा, तुम अपना किराए का मकान खाली करके खुद ही आ जाना। अब तो मैं तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ सकता, दम घुटता है वहां मेरा। सीमा का पक्ष सुने बिना ही उसके पति ने फोन काट दिया। सीमा की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी, मगर जब गर्भ के अंदर से 4 महीने के शिशु ने हरकत शुरू कर दी तो सीमा के मन में मकान मालिक की बजाय मां के भाव जागने लगे। वो उसकी हरकतों पर ध्यान देने लगी, उसे बच्चे पर प्यार आने लगा। अपने पेट पर दोनों हाथ रखकर वो घंटों उससे बातें करती रहती।